अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसका सबसे पहले हम जिक्र करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिन्होंने कुछ दिन पहले मुख्तलिफ मुतालबात के हक़ में एक मार्च निकाली थी और इस्लामाबाद आने का वो इरादा रखते थे और वो निकल भी चुके थे। उनसे हुकूमत के कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे पिछले 2-3 दिन से। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ उनके रहनुमा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया राना सनाउल्लाह साहब ने कि एक मुज़ाकराती मुआहिदा तय पा गया तहरीक लब्बैक के साथ और उनके रहनुमाओं के साथ, जिनके तहत मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अमल किया जाएगा और इसके नतीजे में TLP जो अपना एहतजाज है वो कॉल ऑफ कर रही है। अब मुआहिदा जो सर्कुलेट कर रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प है, तशवीशनाक है और हैरानकुन भी है। इसके ऊपर ज़रा आज बात करते हैं। हुकूमत ने ये मुआहिदे के तहत डील किया है TLP से कि नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर एक तरीक़ाकार तय किया जाएगा। और ये जो 12 पॉइंट्स मुख्तलिफ जगहों पर सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह, सरदार एयाज सादिक साहब की भी साइन है, इसके मुताबिक न सिर्फ एक कमेटी बनाई जाएगी बल्कि तौहीने रिसालत का जो कानून है यानी 295C, इसके मुल्ज़िमान को अब दहशतगर्दी 780A के तहत भी ट्राई किया जाएगा, यानी उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा भी लगाई जाएगी। न सिर्फ ये बल्कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ पेमरा और PTA के तमाम जो नोटिफिकेशंस हैं उनको डी नोटिफाई किया जाएगा और तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक एक ख़त जारी करेगी वज़ारत दाखिला, जिनमें जो तमाम तर उमूर हैं, यानी कारकुनान अगर कुछ पकड़े हुए हैं उनको हिरासत से निकालना और दीगर चीज़ें जो पाबंदियाँ वगैरह हैं उनको डील करेगी और देखेगी। न सिर्फ ये बल्कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर एक ख़त लिखेगी अमेरिका को और पेट्रोल की कीमतों से मुतल्लिक तरीक़ाकार TLP के सामने रखा गया। राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऐलान किया। लेकिन ये जो मुआहिदा है इसके मुताबिक ये है कि कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमतें कम भी की जाएंगी। ज़रा बात करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो एक चीज़ के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, ख़ास तौर पे कि ये जो 295C के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा लगाने की बात हो रही है और ख़ासकर पेट्रोल के मामला, और जो हमने देखा कि कुछ साल पहले तहरीक लब्बैक ने किस तरह से स्टेट की रेट को चैलेंज किया और उसके नतीजे में कुछ हिरासतें भी हुई, लेकिन उसके ऊपर अब स्टेट मुज़ाकरात कर रही है। तो क्या ये जो सारे मामला के ऊपर मुआहिदा हो गया है ये दुरुस्त है? ये सवाल है तज्ज़ियाकारों से। हमेशा भट्टी साहब ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, हफीजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद है, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी आपकी राय। मुख्तलिफ मंदरजात हैं इस मुआहिदे के, आपके लिए कौन सी चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं और उनके ऊपर क्या राय है? पहली बात तो अलीना, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। जब भी तहरीक लब्बैक सड़कों पे निकलती है, हुकूमत चाहे जिसकी हो, मुस्लिम लीग नून की हो, PTI की हो, बल्कि हुकूमत क्या पूरी की पूरी रियासत जो है हमारी वो झुक जाती है। 2017 से लेकर अब तक तकरीबन 9 बार तहरीक लब्बैक सड़कों पे आई और हर एक बार विदाउट एक्सेप्शन जो भी हुकूमत में था उन्होंने इनके साथ बैठ के मुआहिदा किया है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है और बात नोट करने वाली है वो ये कि मुआहिदे हो जाते हैं लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट नहीं होते। आपको याद है एक बार तहरीक लब्बैक का ये भी मुआहिदा, एक मुतालबा था कि आसिया बीबी को का नाम ECL पे डाला जाए और उनके खिलाफ केस लेके जाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और जो फैसला आया था उनके हक में उसको चैलेंज करे हुकूमत। ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद उनका एक और मुतालबा था कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म किया जाए। ऐसा भी नहीं हुआ। तो मुझे भी इस बार लग नहीं रहा कि ये जो मुआहिदा जिस पे दस्तखत हुए हैं इस पे कोई ख़ास अमल दरामद होगा। हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हो सकता है हुकूमत थोड़ा बहुत गौर करे, जैसे कि उन्होंने कहा है कि पेमरा और PTA के नोटिफिकेशन जो है हमारे खिलाफ उनको वापस लिया जाए। 4th स्केड्यूल पे जो हमारे कारकुनान थे जिनको अब निकाल दिया गया है उन पे और कोई पाबंदियां ना लगाई जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अलीना, इम्प्लीमेंट हो या ना हो, इस हुकूमत के लिए, इस रियासत के लिए ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी तंजीम है जो एक इंतहा पसंद तंजीम है, जो बनाई ही एक 1 पॉइंट एजेंडे के साथ गई थी, और वो थी ब्लास्फेमी से जो रिलेटेड केसेस हैं, जो बहुत बार साबित हो चुके हैं कि अक्सर वो ज़्यादा दुश्मनी के केसेस बनाए जाते हैं। उन केसेस के हवाले से ये जो जमात है ये मज़हब का भी गलत इस्तेमाल करती है, अक़लियतों के ख़िलाफ़ बहुत बार नफरत फैला चुकी है। 16, आपको याद है एक बार इन्होंने 16 हमारे पुलिस अफसरान जो हैं उनको अगवा किया था, उन पर तशद्दुद किया था, लेकिन फिर भी हर बार
हमारी रियासत जो है इनके साथ बैठती है, इनसे बातचीत करती है। और आज का जो मैसेज गया है वो ये कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो इनके साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और सिर्फ ये नहीं, वो हमें ये भी बताते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी इनसे मिले हैं और उनको सारा उन्होंने समझाया है कि पेट्रोल की कीमतें कैसे होती हैं, कैसे काम किया जाएगा। इस तरह के मुज़ाकरात तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद साहब, उन्होंने भी किए थे और फिर वो भी आके मीडिया के ऊपर बात करते रहे थे। मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि जो हुकूमत, लेकिन अलीना यहाँ पे एक सवाल जरूर बनता है, वो ये कि अगर आप तहरीक लब्बैक के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं तो फिर आप पीटीआई के साथ क्यों नहीं बैठ के बातचीत कर सकते? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर जवाब ये आएगा कि पीटीआई ने फौजी तंसीबात पे हमला किया है, तो फिर मैं याद दिलाना चाहूंगी कि तहरीक लब्बैक में माजी ने उन्होंने सर्विंग फौजी अफसरान के बारे में जो बयानात दिए थे और जो धमकियां दी थी, उसके बाद भी रियासत उनके साथ बैठी और उनके साथ बातचीत की। 16 हमारे पुलिस अफसरान को अगवा किया, उन पर तशद्दुद किया। क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है रियासत की नज़र में? अच्छा भट्टी साहब, आप कहिएगा, बेशक इम्प्लीमेंटेशन कई नुकात के ऊपर नहीं होती, लेकिन ये मैसेज जाना रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप इस मुआहिदे को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ वक्ती तौर पर है कि मामला ठंडे हो जाएं, या फिर इससे जो मैसेज जा रहा है रियासत की तरफ से, खासकर इस पोलराइज्ड माहौल में, वो बड़ा तशवीशनाक है? देखिए मैडम शेख, कि अगर मुज़ाकरात करने थे, एक मुतालबात मानकर मुआहदा करना था, तो तहरीक लब्बैक को सड़कों पर क्यों आने दिया गया? उन्होंने मार्च से पहले अल्टीमेटम दिया था, हुकूमत क्यों ना उनके साथ बैठी, क्यों ना मुज़ाकरात हुए, क्यों नौबत मार्च तक पहुंची, और क्यों 3 दिन अवाम जीटी रोड पर ख़ार और जलील और रुसवा होती रही, और हुकूमत खंदकें खोद कर जेलम पुल के करीब खंदकें खोद कर जीटी रोड बंद करके मोर्चे बंद रही? क्यों? अगर मुतालबात गलत थे तो मुज़ाकरात क्यों, मुआहदे क्यों, और अब ये राना साहब और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों मुआहदा किया, क्यों मुज़ाकरात किए, क्यों मार्च करने दिया गया, क्यों ये कमज़ोरी दिखाई गई, क्यों हर चौथे दिन तहरीक लब्बैक सड़कों पर होती है? 9 बार जैसे बेनज़ीर शाह साहबा ने कहा, क्यों 8 मरतबा क्यों आए? कि मतलब ये है कि 1 मरतबा तो चलो आ गए, तो बाकी 8 मरतबा क्यों आए? और कल तक ये सब ये जो थे तनकीदें कर रहे थे कि पीटीआई वाले देखो ये कर रहे हैं, झुक गए हैं, रियासत झुक गई है, हुकूमत झुक गई है, हुकूमती रिट कोई नहीं है। आज ये कहाँ है? और अगर ये रजिस्टर्ड सियासी जमात है तो पाबंदी क्यों, 4th शेड्यूल क्यों? अगर ये कालादम पार्टी है तो पाबंदी हटाई क्यों, 4th शेड्यूल से निकाला क्यों? और कल तक ये कम से कम ये जो 8 मार्च हुए उनका जो गिराव जलाओ, उनमें जो जानें गई, उनमें जो नुकसान हुआ, उनमें जो धमकियां दी गई, उनका कौन जिम्मेदार है? फिर मैडम शेख, नामूसे रिसालत पर मेरी क्या हम सब की जाने कुर्बान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सारों के मुसलमानों की रेड लाइन है, कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये जो मुआहदा हुआ इसमें और बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं। वजारत दाखिला खत लिखेगी कि टीएलपी दहशतगर्द तंजीम नहीं है। भाई अगर दहशतगर्द तंजीम नहीं है तो वजारत दाखिला को खत क्यों लिखना पड़ा? अगर है तो वजारत दाखिला खत क्यों लिखेगी? इस पर सोशल मीडिया समेत किसी पर कोई पाबंदी नहीं। अगर पाबंदी है तो क्यों है, अब क्यों हटेगी? 4th शेड्यूल से निकाले गए अफराद पर आयद पाबंदियां उठा दी जाएंगी। सर, ये जो मुआहिदा है इसके करने के पीछे, इसको मानने के पीछे आपको हुकूमत की क्या सोच समझ आती है? मैडम शेख, सिर्फ 2 पॉइंट। अगर 4th शेड्यूल से निकाले गए अफराद पर आयद पाबंदियां उठा दी जाएंगी तो 4th शेड्यूल में डाला क्यों? अच्छा, फिर मजे की बात है, सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना गैर मुहज़्ज़ब मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन लगाया जाएगा। ये टीएलपी ने आपको बताना था। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए वजारत खारजा खत लिखेगी, ये अब टीएलपी आपको बताएगी। भट्टी साहब, वैसे सर बता दें, शर्म की बात है कि क्यों नहीं लिखा? क्या लगती है सोच? मैं बताता हूँ। अच्छा, रुपए की कदर में बेहतरी, पेट्रोलियम कीमतों की मसनूआत में कमी, अवाम को रिलीफ, ये टीएलपी आपको बताएगी। अच्छा, और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकराती टीम, क्या मैडम शेख इसके पीछे सोच है? ये मरे मुक्के पड़े हैं, ये थके हुए लोग हैं, ना हुकूमत है, ना हुकूमती रिट है, चूं चूं का मुरब्बा है।
और ये इनका कोई एक पॉलिसी नहीं है। ये वक्त गुजारू है, डंग टपाऊ के हमारे से गुजर जाए, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, हम इससे निकल जाएं, एक मुआहदा करके जो इन्होंने पूरा ही नहीं करना करके गायब हो जाएंगे पतली गली से, और कल जो हुकूमत आएगी उसके खिलाफ फिर टीएलपी सड़कों पर होगी और 10वां मुआहदा होगा। न्यायिक साहब आप कहिएगा। सर हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं नामूस रिसालत के ऊपर भी, ठीक है, लेकिन ये जो कानून है इसका बड़ी दफ़ा गलत इस्तेमाल भी होता है और अब इसको दहशतगर्दी से जोड़ देना, इसके ऊपर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? और इस तरह की जो शराइत हैं उनको मानने से या मानने के पीछे हुकूमत की क्या सोच हो सकती है? पता नहीं, मेरा ख्याल है हुकूमत, एक तो मेरे जहन में यह आता है कि एक ऑलरेडी उनका जो क्या होता है खलारा जो है पंजाबी में कहते हैं, तो वो इतना बड़ा है तहरीक इंसाफ के तनाजुर में कि मेरा नहीं ख्याल कि वो और अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई और आउटफिट निकले, चाहे वो छोटा ग्रोह बड़ा ग्रोह हो, कि उनको एंगेज करें। तो एक तो ये सोच रही होगी कि जो भी आए जैसे हैं इनको अभी सर से टालें। लेकिन क्राइसिस ये है कि ये कोई एकदम स्पर ऑफ द मूवमेंट में कोई पहली दफ़ा तो आई नहीं है, और ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। हमें ये पता है कि काजी फायजिया साहब को जो ग्रिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को फॉर गुड 3, 4, 5 ईयर्स, वो किस बात में किया गया कि 2017 दिसंबर में जब खादिम हुसैन रिजवी साहब आए और उन्होंने धरना किया, तो जो मुआहदा लिखा गया उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया। फिर मुआहदा किसने किया? हमारी उस वक्त की एजेंसीज के जो सरखेल्स थे उनके साथ हुआ, और फिर जिस के पैसे बांटे गए आज तक पाकिस्तान की तारीख का एक बदनमा धब्बा है। फिर इमरान खान साहब के दौर में जब ये टीएलपी निकली तो जिस तरीके हैंडल किया गया, मुझे ये बताएं कि कौन सी जगह पे कतई नज़र इसके कि बेनज़ीर की साहबा की मैं सारी बातों से मुतफिक हूँ जितनी मैंने सुनी है, कतई नज़र इसके मेरा ख्याल है कि जब कौमों के ऊपर इतना इहतात आता है, कौमें जब बर्बादी के सफ़र के आखिरी मराहल में होती हैं, तो ये उनमें से एक अल्लाह रहम करे सिम्टम है। ये बार बार आएगा। टीएलपी वालों को पता है कि इस हुकूमत की क्या लिमिटेशंस है, इसमें तो जितना करेंगे इसी तरह की बात हो सकती है, और तो कुछ और सही नहीं हो नहीं सकता। लेकिन यह फ्रीत है और ये फ्री तब किसी के काबू आने वाला नहीं है। बड़ी और यहाँ इमरान खान साहब ने यही बताया, सब ने ये बताया, आखिरी फिक्रा यही है कि अकलियत जो है अगर वो आके कोर्ट से मैयज ले चंद हजार लोगों जत्था, तो पूरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को हॉस्टेज बना सकता है और पूरे मुल्क को पैरालाइज भी कर सकता है। मज़र अब्बास साहब, एक होता है तहरीरी माहिदा, एक होता है गैर तहरीरी माहिदा। गैर तहरीरी माहिदा क्या हुआ है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, तहरीक लब्बैक जो है वो एक बड़ी फोर्स बन के उभरी है चंद सालों में, और 2018 के इलेक्शंस में जहाँ जहाँ PMLN हारी है पंजाब में, उसका एक बैलेंसिंग वो जो था वो तहरीक लब्बैक को वोट गया, क्योंकि PMLN का बहुत सा एक चंक जो था वो तहरीक लब्बैक की तरफ चला गया, और कहीं 30,000 कहीं 40,000 इस तरह का वोट। इसी तरह कराची हैदराबाद में जो MQM का एक बड़ा वोट बैंक था वो तहरीक लब्बैक हो गया, क्योंकि बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट को वो फॉलो करते हैं, और वो जिस ज़माने में जमीयत उलमा पाकिस्तान, मौलाना शाह अहमद नूरानी या अब्दुलसत्तार नियाज़ी, ये इनकी ये जमात हुआ करती थी, वो स्कूल अब इधर आ गया है, वो सपोर्टर वो वोटर उधर आ गया है। बीच में सुन्नी तहरीक बनी, उनके वो अब भी है, लेकिन जो मेन वो आया वो ये आया, और इसने कराची में MQM को डेंट डाला और पंजाब में PMLN को डेंट डाला। अब PMLN को अगले इलेक्शन से पहले अपने लिए एक ग्राउंड बनाना है, और हो सकता है कि आगे चल के सीट एडजस्टमेंट भी हो। ये जो चीज़ें हैं इसको हम, ये तो मुआहदा एक सामने, अब देखें इसमें जिस तरह अभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस अमेरिका ने नहीं पाकिस्तान ने बिगाड़ा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको हैंड ओवर किया था। मैं उस केस को आज से नहीं, जब से वो 2003 से फॉलो कर रहा हूँ, और उसके बहुत से, और उस वक्त जितनी जमातें थीं बशमूल रिलीजियस जमातें, वो सब खामोश रहीं, वो सब पे खामोशी रही। MMA हो, वो हो, आज जितने लोग उसके दावेदार बन रहे हैं, इन सब ने खामोशी इख्तियार की उस वक्त, और बहुत सालों बाद सब बोले हैं। तो बाकी जो चीज़ें बाकी जो थी, ज़ाहिर तहरीक लब्बैक का अपना एक ख़ास मौक़िफ़ है चीज़ों के बारे में। अब जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे दुरुस्त है,
मतलब कोई अगर तंजीम कलदम नहीं है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ती है, तो आप उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? हमें तो इस पे जो पीटीआई पर जो गैर एलानिया वो लग रहा है, या एमक्यूएम लंदन के ऊपर जो गैर एलानिया पाबंदी लगी, या तो आप डिक्लेयर करें ना किसी को, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब आप ये नहीं करते और वो प्रेशर ग्रुप्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप के, तो फिर ये रियासत जो है वो ही फेस करती है, उसी को फेस करना चाहिए। कभी एक मुआहिदा करते हैं, कभी दूसरा मुआहिदा करते हैं। ये हमारी नाकामी है रियासत की कि हमने अफगानिस्तान की जो दोनों जंगों के बाद इस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स जो है वो खड़े किए हैं कि कभी हम एक को करते हैं, एक को ख़त्म करने के लिए हम दूसरा ग्रुप बनाते हैं, दूसरे ग्रुप को ख़त्म करने के लिए हम तीसरा ग्रुप बनाते हैं, ताकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पोलराइज रहे, डिवाइडेड रहे, और जिनके मज़े हैं उनके मज़े हो रहे हैं। डिवाइड एंड रूल। बेनज़ीर, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अलीना, यहाँ पे बात हो रही थी कि क्यों हुकूमत ने और खासतौर पे मुस्लिम लीग नून ने बैठ के मुआहिदा किया टीएलपी के साथ। मेरे ख्याल से इसकी दो वजूहत है। एक, जैसे न्याजी साहब कह रहे थे कि इस वक्त हुकूमत जो है इट हैज इट्स प्लेट फुल पीटीआई की वजह से, तो वो नहीं चाहती कि कहीं और से दबाव इस वक्त पड़े। दूसरी वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि जब पीटीआई को आप पंजाब से हटाएंगे इलेक्शन से, तो एक वैक्यूम बनेगा, और ये जो एंटी नून वोट है ये ऐसा ना हो कि ये टीएलपी को चला जाए। तो मेरे ख्याल से ये भी खौफ है मुस्लिम लीग नून में कि कहीं ये जो वोट है ये दूसरी तरफ, उस तरफ ना चला जाए और हमारे खिलाफ ना पड़े। तो बेनज़ीर, सादे अल्फाज में अगर मैं इसको सम अप करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं नून लीग का मजहबी टच है? नून लीग का टीएलपी टच है। हाँ, नून लीग का मजहबी टच है टीएलपी। नहीं सब जल्दी से प्लीज अगर आप मुख्तसर कर सकें। मैं तो एक शेर कहूंगा मीर तकी मीर का पुराना, आज से 300 साल पहले का, कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो करे सो आप करे, हमको बस बदनाम किया। अच्छा ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। और अभी बात कर रहे थे इंतखाबात की, तो कल वज़ीर आज़म साहब और मरियम नवाज साहिबा ने कुछ दिलचस्प बातें की हैं आइंदा इलेक्शन से मुतल्लिक, उसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। मैं अल्लाह ताला से बड़े इनकिसारी से दुआ करता हूँ कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने, और मैं उनका एक सिपाही बनकर उनकी खिदमत करूँगा, मुल्क की खिदमत करूँगा, और इंशाअल्लाह वो मेमार है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा नवाज शरीफ, मेरा ये ईमान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी कन्विक्शन के साथ, ईमान के साथ दुआ कर रहे थे कि नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा लें और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाए। नवाज शरीफ पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे, ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल एक तकरीब से खिताब में कहा। साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा ने भी इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन में नवाज शरीफ ही क़यादत करेंगे। अब इस तरह के कुछ इशारे मिल रहे हैं और ज़राए से ये कयास आराइयाँ भी चल रही हैं कि नवाज शरीफ को वतन में वापस आना है और अब वो कभी भी आ सकते हैं। गो के बातें तो बड़ी देर की हो रही हैं, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होती थी ख़ास तौर पे, उस पर नून लीग का एक बड़ा मुतालबा ये था और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो वो फिर नून लीग को सियासी तौर पर लीड करेंगे। बट इससे क्या नून लीग को फ़ायदा होगा जहाँ पर इतना ज़्यादा बैगेज अटैच है? ये अपने तजियाकारों से हम सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी किस तरह से असर डालेगी नून लीग की सियासत के ऊपर। इरशाद भट्टी साहब। महबूब कायद आपके हैं तो पूछना भी सबसे पहले आपसे ही है। मैडम शेख, ऐसा मुल्क इनको कहीं मिलेगा? ऐसी कौम इनको कहीं मिलेगी? जरखेज चरागाह, 35 साल से किस्मतें बदलने वाले, हमारी किस्मतें बदलने वाले मेरे महबूब कायद, इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वाले, कर्ज उतारने वाले, सस्ती रोटी देने वाले, पीली टैक्सियों से बेरोज़गारी ख़त्म करने वाले मेरे महबूब कायद एक मरतबा फिर से हमारी किस्मत बदलने आ रहे हैं। और एक तरफ मेरे महबूब कायद को अपील का हक मिल गया, दूसरी तरफ नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, कम पक्का हो गया। और मेरे महबूब कायद की किस्मत देखिए कि तराजू का पलड़ा ऐसा बराबर हुआ कि तराजू एवन फील्ड लंदन चला गया। मेरे महबूब कायद की किस्मत देखिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड का ऐसा उनका मुतालबा पूरा हुआ कि अब प्लेइंग फील्ड में सिर्फ मेरे महबूब कायद पैड बांध कर, हेलमेट पहन कर, हाथ में बैट लेकर बॉलर के इंतज़ार में, बॉलर मिल ही नहीं रहा।
और हमने सियासत नहीं रियासत बचाई और बिल आखिर मेरे महबूब कायद ने अपनी सियासत बचा ली। इसाक डार, सलमान शहबाज समेत सारे मफरूर आज हुकूमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जिन पे फ़र्द जुर्म ऐद होनी थी वो इक़्तिदार में हैं। EVM ख़त्म, नैब ख़त्म, नवंबर तकर्री और फिर अब बस वापसी है मेरे महबूब कायद की। चंद दिन VVIP जेल होगी और फिर मौजा ही मौजा। बस बंदयाल साहब जब जाएंगे मेरे महबूब कायद आएंगे और फिर उसके बाद मौजा ही मौजा। दो बातें आखिर पे मैडम शेख करनी हैं। एक है कि क्या जनरल कौंसिल का इजलास क्या वैसे इन लोगों का है, कोई एक जाली किस्म का ही बंदा खड़ा कर देते मरीम नवाज साहबा के मुकाबले में, शहबाज शरीफ का साहब के मुकाबले में, एहसन इकबाल साहब के मुकाबले में कोई जाली सही हो जाता। यानी क्या मुकाबला था कि बिला मुकाबला हो गए? क्या इलेक्शन था कि इलेक्शन हुआ ही नहीं और इलेक्शन हो गया? क्या लोग हैं ये मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं मगर पार्टी में शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। और फिर आखिर पे डार साहब की टांगे खींचने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। ये मेरे महबूब कायद के छोटे कायद ने फरमाया और टांगे नहीं खींचता, सच बोलता हूं। ये आगे से बोले मिफ्ता इस्माइल, और मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, चौधरी निसार एक, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, लतीफ़ खोसा, एतजाज हसन दो, और ये जमहूरियत के चैंपियन हैं। मुझे ये बताएं, ये जो आप कह रहे हैं बंदयाल साहब जाएंगे तो महबूब कायद आएंगे, ये आप खबर दे रहे हैं? ये ऐसे अंदाजा लगाया आपने? नहीं, ये मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि जनरल कौंसिल के इजलास के बाद 2-3 लोग मिले, हाँ। जिनसे एक गेट टुगेदर में, और तीनों से मैंने अलहदा पूछा। उन्होंने कहा भाई बस अब वापसी सिर्फ इसी वजह से ही है कि सितंबर के बाद वापस आएंगे। जवेद लतीफ़ साहब कह चुके हैं, राना साहब कह चुके हैं, सारे कह चुके हैं। न्यायी साहब, और क्या वापसी में ये रुकावट? आखिरी बात सिर्फ एक न्याजी साहब का वो शेर उन्होंने कहा था कि अब हम पता नहीं क्या बदनाम हुए। ये जो अब्स बदनाम होते हैं, मज़े लुटते हैं, अपने सारा कुछ बख्शवा के चले जाते हैं, ये अब्स क्यों हम पे मुसल्लत हैं? अगर इनके पास कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाते। न्यायी साहब देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एक बड़ी मुझे अजीब बात लगती है कि जी पार्टी इलेक्शन के बारे में जब पाकिस्तान के अंदर हमारे तज्ज़िये निगार कहते हैं तो कहते हैं जी मुनाफकत कर लेते हैं। मुझे वो समझ नहीं आती। एक तो बात सही है कि जी इलेक्शन कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, आपसे सजेस्ट करते जाएं। ये इलेक्शन के लिए पार्टी के अंदर, उसके अंदर मुज़मरात होते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो से लेके किसी पार्टी में आज तक इलेक्शन इसलिए नहीं कराए गए कि इसके अंदर इंटरसाइंड फ्यूड पैदा हो जाती है। ये साइंस ही कोई और है, जैसे कराने की कोशिश की उनकी पार्टियां टूट गई अंदर से। झगड़ा कोई बिलावल साहब पे या जरदारी साहब पे या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब पे नहीं होना, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं। झगड़ा ये होता है कि नीचे के लेवल पर तक ये जाता है तो अंदर एक फ्यूड पैदा हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये मतलब सर मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं नहीं समझ पाई कि नीचे के लेवल तक जाएगा तो फिर कैसे फूट पैदा हो जाएगी इसमें? मसला ये होता है कि जब आप पार्टी के अंदर जब इलेक्शन कराते हैं ना, ज़ाहिर है कोई शहबाज शरीफ साहब का तो मसला नहीं है ना, कोई खड़ा भी हो जाए तो वो हार जाएगा। जब इलेक्शन को आप हर सतह पे जब कराने की कोशिश करते हैं तो आपस के जो झगड़े हैं ना, इंटरनल स्ट्राइफ्स जो है, इंटरसाइंड फ्यूड जो है, वो पार्टी को तोड़ फोड़ कर शिकार कर देती है। मैं ये लंबी कहानी है कि 2012 में जब इमरान खान साहब ने ये पार्टी इलेक्शन कराने चाहे तो मैं उनके साथ था, तो मैं यकीन ना उनके साथ जो मेरी असल वजह नज़र यही थी कि मैंने कहा ना कराएं, ये पार्टी आपकी ख़त्म हो जाएगी। चुनाचे 2013 के अंदर जो रिजल्ट खराब हुए उसकी एक वजह उनके वो इलेक्शन कराने थे, जो बाद में वजूद्दीन साहब ने, तस्लीम नूरानी साहब ने कहा कि वो थे भी फ्रॉडुलेंट। चुनाचे क्या फायदा ऐसा ऐसी कमाई का कि जो आप मैनेज ना कर सके। ये कुछ चीज ही और है। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जानते हैं तो उसमें इलेक्शन कराने नामुमकिन है पार्टीज के। कभी इस पर डिबेट करा लें, मैं आपको बता दूंगा कि क्या एकेडमिक्स है, क्यों नहीं मुमकिन। लेकिन एक और बात जो आपका टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख के मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जितने कोई कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर आज़म की हैसियत से, औरों ने भी की हैं। मैं वज़ीर आज़म के माशाल्लाह दौरों को भी निकाल रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जितने हज़ारों किलोमीटर मोटरवेज़ हैं, जितने आपके 12-14 हज़ार मेगावाट के बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। पाकिस्तान हर दफ़ा एक पाकिस्तान का एक नक्शा तब्दील होने को था, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात यह कि आज का हालात क्या है,
ये जो ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि जी और हमें बड़ा जो कह रहे हैं जी बुजदार, वो अपना क्या नाम है उनका जो चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब जब चले जाएंगे तो आएंगे। ये तो दिसंबर में भी आना चाहते थे। एजाज सादिक साहब ने 2021 में कहा था कि दिसंबर में आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। फिर उसके बाद कितनी मरियम नवाज साहब आई तो उन्होंने कहा 2-3 हफ्ते में आएंगे। देखिए क्राइसिस ये नहीं है, वो एक बहुत बड़े सियासतदान है, उनको ये पता है कि इस वक्त सियासत के अंदर में उनकी स्पेस नहीं है। देखो मरियम नवाज साहब आई तो क्या उन्होंने कोई वो जो नैरेटिव है या उसमें जो बयानिया चल रहा था पाकिस्तान की सियासत को डोमिनेट कर रहा था उसमें कोई उसने हिस्सा डाला नहीं, लेकिन उन्हें एक काम जरूर किया कि मुस्लिम का अपना वर्कर जो है वो चार्ज हो गया, उनके पास गई, उन्होंने उनको निकाला, बाहर निकाला। तो यानी आपको लगता है थोड़ी देर बाद ये नवाज शरीफ वाली बात इसलिए की जाती है ताकि लीना प्लीज 2 बातें करने। आखिरी दफा जो मुस्लिम लीग नून ने सियासत की थी वो की थी फरवरी मार्च 2018 में, फिर मरियम नवाज साहब ने कंटिन्यू किया, यहां से शुरू किया। इतना बड़ा गैप है, पॉलिटिकल गैप है। अब जो दूसरी जिसको कहना चाहिए कि जब मरियम नवाज साहब आई तो उन्होंने नैरेटिव चेंज नहीं कर सकी, तो नवाज शरीफ साहब आके अगर नैरेटिव चेंज नहीं करते तो जाहिर है कि ओवरऑल सियासत में उनको फायदा नहीं होगा। इस वक्त स्पेस नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए जब भी आएंगे पार्टी को अंदरूनी तौर पे उसकी सफों में उसके रैंक्स में एक जोशो खरोच आएगा, उनको फायदा पहुंचेगा। अंदरूनी तौर पर होगा, बैरूनी तौर पर अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको नहीं लगता इस माहौल में किस तरह से फायदा होगा? बेनजीर नहीं, मैं 100% कह उनको नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे तो कल का कॉलम भी यही था कि फायदा नहीं होगा खो बैठे हैं। ओके ठीक है, बेनजीर। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त कोई खास रुकावट तो है नहीं उनके वापस आने में। एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनका केस है जिसमें उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि वो प्री अरेस्ट बेल के लिए पिटिशन करेंगे। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले ये भी खबर आई थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी से नवाज शरीफ साहब ने अपने BA की डिग्री मंगवा ली है। तो इससे भी यही लगता है कि सारी तैयारियां, फिर जो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ है कि सारी तैयारियां की जा रही हैं कि वो वापस आएँ और आके इलेक्शन लड़ें और चौथी बार फिर से वजीर आजम बने। लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी कही है लीना, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून अगर PTI को पंजाब से निकाल दिया जाता है तो एक बड़ा 1 साइडेड इलेक्शन होगा पंजाब में, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कोई खास कंपेटिटर नहीं होगा। तो इन हालात में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो मुस्लिम लीग नून को क्या फायदा होगा? मेरी इसमें राय ये है कि मुस्लिम लीग नून में एक खौफ है कि PTI का वोटर निकले या ना निकले, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है और अगले कुछ महीनों में भी शायद महंगाई कम ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर भी ज्यादा तादाद में ना निकले। तो इन हालात में अगर नवाज शरीफ साहब 2 या 1-2 महीने पहले इलेक्शन से आते हैं और अदालत में पेश होते हैं, एक इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, उनके खिलाफ जो नाइंसाफियां हुई उनके बारे में बात करते हैं, तो उनका वोटर मोटिवेट होगा और दूसरा थोड़ी सी तवज्जो भी हटेगी महंगाई से और तवज्जो उनकी तरफ जाएगी। तो हो सकता है मुस्लिम लीग नून को इससे सियासी तौर पर फायदा हो। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी अलीना कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब को इस पे भी गौर करना चाहिए कि इखलाकी तौर पे क्या उनको एक ऐसे इलेक्शन में जाना चाहिए। ये वो सियासी जमात है जो वोट को इज्जत दो की बात करती थी, साफ और शफाफ इलेक्शन की बात करती थी उनको, और 2018 के इलेक्शन के बारे में कहती थी कि प्री पोल रिगिंग हुई है। उनको अब नजर आ रहा है कि उनकी जो मुखालिफ सियासी जमात है उसको मैदान से हटाया जा रहा है और उसके साथ वही हो रहा है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। तो क्या ऐसे इलेक्शन में उनको जाना चाहिए जहां पे नजर आ रहा है इखलाकी तौर पर? ये बहुत बड़ा आपको लगता है सवाल है, लेकिन इसकी वजाहत नून लीग खुद ही देती है अपने मुख्तलिफ बयानात में, और वो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने बनाया था वही उसको हैंडल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो इसके लिए उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है कोई ज्यादा। मजहर अब्बास साहब हमारा बनाया तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? जो बना के चले गए उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। पता नहीं नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे तो अब भी डाउट है कि वो वापस आएंगे। दूसरे ये कि नियाज़ी साहब ने जो लॉजिक पेश की पार्टी के अंदर इलेक्शन ना कराने की, वो मेरी समझ से बालातर है। यानी आप एक गैर जमहूरी रवैये को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि जी पार्टी इलेक्शंस होंगे तो पार्टी के अंदर एक खलफशार हो जाएगा, तो खलफशार को दूर करें ना, बजाय इसके कि आप इलेक्शन ना कराएं। आप उस खलफशार को दूर करें, पार्टी अपने आप को डेमोक्रेटाइज करें। आप क्यों अपने मंशूर बनाते हैं? और अगर यही करना था तो फिर ये क्या है कि जी वो मुंतखब हो गए, फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि वो मुंतखब हो गए? पर ठीक है, पार्टी चल रही है, पार्टी साल चले, ज़रूरी क्या है? आपने
आप एक जनरल बॉडी बुलाएं, अपने पसंद के लोगों को बुलाएं, उनके सामने तकरीर करें। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी इसीलिए एवॉल्व नहीं कर पा रही क्योंकि हमारी यहाँ जो डेमोक्रेटिक रवैये हैं वो दरअसल अनडेमोक्रेटिक हैं। सही। ये जो तरीक़ेकार होता है ये नहीं होता, ये पार्टीज बनाती हैं। अगर 2013 में इमरान खान ने सिर्फ पार्टी इलेक्शंस में इसलिए डिवीज़न हुआ क्योंकि जनरल इलेक्शंस होने वाले थे, और अगर वो जनरल इलेक्शन से बाद में ये इलेक्शंस कराते, पार्टी के अंदर होते हैं डिफरेंसेस। जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनके अंदर 87 में पंजाब में पीपल्स पार्टी के अंदर पार्टी इलेक्शंस हुए थे पंजाब के लेवल पे। उसके बाद इसी तरह का खौफ बेनज़ीर के जहन में बैठा दिया गया कि जी वो एजेंसीज जो हैं पेनिट्रेट कर जाती हैं, वो अपने लोग ले आती हैं। ये पार्टियां इवॉल्व ही इसी तरह होंगी कि आप लोगों को ऊपर लेकर आए, डरना छोड़ दें। इस तरीके से नहीं होता। आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे? आपको लगता है ये अच्छी चीज है, उनको नहीं आना चाहिए, या फिर ये भी राय पाई जा रही है कि उनको आके थोड़ा सा अपना जो वोट बैंक है एटलीस्ट उसको सिक्योर कर लेना चाहिए क्योंकि कुछ और नहीं है? देखिए, जब तक नवाज शरीफ साहब को तो मेरे नुक्ता नजर से जब वो गए थे उसके 6 महीने बाद वापस आ जाना चाहिए था। ठीक है, अब आने का फायदा होगा या नहीं होगा? मुझे नहीं लग रहा। मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर आप एक बड़े चंक को आउट कर देंगे, इलेक्शंस की जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं हो, उस इलेक्शन को बहुत से लोग नहीं मानेंगे। इसलिए बेहतर ये कि मुकाबला करें। मेरे पास टाइम बड़ा मुख्तसर रह गया। न्याय साहब, बस एक जुमले में जो भी आपने काउंटर देने वो दीजिएगा। दो चीजें, एक तो क्विक कि जी नवाज शरीफ ने बीए की डिग्री मंगवाई है। मेरा नहीं ख्याल कि बीए की अब रिक्वायरमेंट है एनी मोर। पता किस और कॉन्टेक्स्ट में डिग्री होती है ना सर, लेकिन उसका इलेक्शन से कोई तलक नहीं होता, डिग्री होती है। नंबर 2 बात यह है कि मजहर साहब ने जो कहा ना इलेक्शन का, मजहर साहब ये इसमें कभी डिबेट करवा लें जी। ये आप लोगों को एक बड़ा सहूलत के साथ हमारे दानिश्वर जो जयद है सही कहते हैं कि वो बिल्कुल आइडियलिज्म में करते हैं। ये आसान नहीं है पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन कराना। मैं कोई जमहूरी वैल्यूज को मैं कभी अंडरमाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि पार्टियों को आपने तोड़वाना है, खत्म करना है इलेक्शन से पहले, तो उनके दरमियान में इलेक्शन करवा लें। सर खुदा के लिए गैर जमहूरी रवैयों को इस तरह जस्टिफाइड ना करें न्यायाधीश साहब। आज हमारी बहस नहीं है, क्यों मंशूर बनाते हैं? पार्टी का मंशूर बनाने की क्या जरूरत है? पार्टी का आइन बनाने की क्या जरूरत है? चलाएं पार्टी में। किसने रोका है आपको? आइन क्यों ये सबमिट करते हैं कि पार्टी इलेक्शन कमीशन में कि हमने इलेक्शन करवाए हैं? ये क्यों सबमिट करते हैं इलेक्शन कमीशन में? सारे आइडियलिज्म है। ये जमात इस्लामी करा सकती है लिमिटेड। अरे क्यों नहीं हो सकता? जहां पे सिर्फ जो पार्टी आम इंतखाबात में जा सकती है, कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर सकती है, मुकाबला कर सकती है, पार्टी के अंदर क्यों नहीं कर सकती? साहब खुदा के वास्ते गिव मी अ ब्रेक। ये कोई रीजन नहीं है कि आप भाई न्यायाधीश साहब, इस दुनिया में पार्टी इलेक्शन होते हैं। ये आइडियल जो मेरा ये आइडियलिज्म नहीं है, ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। इसको नहीं वो करें किसी को जमात इस्लामी छोटी पार्टी वहाँ इलेक्शन हो जाते हैं। ये अगर जमात इस्लामी करवा सकती है तो बाकी क्यों नहीं करवा सकते आप? सर एक में मुझे जरा न्याय साहब से अगर जमात इस्लामी कर लें डिबेट। सर ये डिबेट ही हो रही है। न्याय साहब ये बता दें, ये जो होती है ना, ये आप गैर जमहूरी रवैये को जस्टिफाइड नहीं करें। ये गैर जमहूरी रवैया है कि इलेक्शन नहीं कराएं पार्टी के अंदर। बस मुझे एक चीज जरा क्लियर करने दें। आप लोग ऐसे ना कर दिया करें अपनी सहूलत के लिए। नहीं, अपनी सहूलत के लिए आप भी ना करें इसको। फिर आप ये कहें कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की सियासी जमातें गैर जमहूरी हैं, फिर ये कहिए ओहो गैर जमहूरी नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। हमारा पाकिस्तान ये गैर जमहूरी रवैये हैं कि हम ऐलान कर देते हैं कि मैं बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। ठीक है, प्रोग्राम भी खत्म करना है क्योंकि हमारे पास आज वक्त खत्म हो गया है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।